नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं ऋतु शर्मा। सटीक सूचनाओं के अभाव में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हर जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन ग्रीन टीवी की पहल कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण विकास से जुड़ी हर जानकारी जन जन तक पहुंचाने की है, ताकि हमारा देश समृद्ध और शक्तिशाली बन सके। तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इस हफ्ते कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। किसानों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के साथ साथ बुजुर्ग किसानों को पेंशन और पंजाब के किसानों के हित में सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में किसानों के लिए दिल खोलकर ऐलान किया है। वर्तमान में प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे देश के किसानों को संकट की घड़ी से उबारने के लिए उन्होंने मुआवजा देने का वादा किया है। वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग किसानों के हित में भी एक बड़ा ऐलान किया है। अब 60 साल के ऊपर के किसानों को सरकार पेंशन देगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पंचवर्षीय योजना में पंजाब को 54,000 करोड़ रुपए की धनराशि देने का वादा किया है। इस दौरान उन्होंने पानी के संकट को दूर करने के लिए नहरों और नदियों को जोड़ने की वकालत की है। अचानक मौसम में हुए बदलाव ने मौजूदा कृषि को खासा नुकसान पहुंचाया है, जिसका खामियाजा देश के किसानों के साथ साथ सरकार और आम लोगों को भी हुआ है। भविष्य में ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार नई कृषि नीति बनाने जा रही है। पिछले दिनों आई बेमौसम बारिश ने देश की कृषि को इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि केंद्र सरकार अब अपनी कृषि नीति में बदलाव करने को मजबूर है। सरकार प्राकृतिक आपदाओं से कृषि और किसानों को बचाने के लिए कृषि नीति में बदलाव करने जा रही है। बदलाव के बाद नई कृषि नीति अप्रैल में आने की संभावना है। नई कृषि नीति में इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि फसलों में ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार खेती में बढ़ोतरी करने का प्रयास भी कर रही है। इसके लिए किसानों को कृषि क्षेत्र में हो रहे नए अनुसंधानों से उनके खेत को जोड़ने की पहल की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से सीधे जुड़ते हुए अपनी बात रेडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई और किसानों में सरकार के प्रति भरोसा जताया। भूमि अधिग्रहण संशोधन और बेमौसम बारिश से परेशान किसानों को अपने मन की बात सुनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का भरोसा जीतने की कोशिश की। उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में भूमि अधिग्रहण संशोधन को किसानों के हित में बताया और कहा कि सरकार हर कदम किसानों के साथ है। केंद्र के मंत्री और अधिकारी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बहुत तेजी से किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही भूमि अधिग्रहण पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष किसानों में भ्रम फैला रहा है, जबकि राज्य कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं है। बेमौसम बारिश से व्यापक स्तर पर हुए किसानों के नुकसान को केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। इस आपदा से किसानों को जल्द उबारने के लिए कृषि मंत्री ने वित्त मंत्री को नुकसान की रिपोर्ट सौंप दी है। 7 राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की एक रिपोर्ट में ये साफ हो पाया है कि सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश को हुआ है। 28 फरवरी से 16 मार्च के बीच हुई बेमौसम बारिश से यूपी और राजस्थान में सबसे ज्यादा फसलें बर्बाद हुई। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 97.29 लाख हेक्टेयर की फसल तबाह हुई। केंद्र सरकार के पास अभी फौरी आंकड़ा पहुंचा है, जबकि वास्तविक आंकड़ों के लिए अभी सर्वे किया जा रहा है। मौजूदा रिपोर्ट में 181.28 लाख हेक्टेयर फसल की पूरे देश में तबाही हुई है। राजस्थान में 45.52 लाख हेक्टेयर, हरियाणा में 19.20 लाख हेक्टेयर, पंजाब में 3.50 लाख हेक्टेयर, जम्मू कश्मीर में 3.91 लाख हेक्टेयर, जबकि हिमाचल में 1.50 लाख हेक्टेयर और उत्तराखंड में 0.09 लाख हेक्टेयर फसलों को नुकसान हुआ है। देश के ज्यादातर हिस्सों में बर्बादी की बारिश के बावजूद केंद्र सरकार का दावा है कि देश में खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता है। हालांकि घरेलू मांग पूरी करने के लिए कुछ चीजों की आयात पर निर्भरता बनी रहेगी।
केंद्र सरकार ने कहा कि देश में खाद्यान्नों की कमी नहीं पड़ेगी। हमारे देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अनाज उपलब्ध है, जबकि कुछ चीजें जैसे खाद्य तेल और दालों के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि देश अधिकांश फसलों के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि हमारे पास गेहूं और चावल का पर्याप्त भंडार भी है। इतना ही नहीं, हम गेहूं और चावल दूसरे देशों को निर्यात करने की स्थिति में भी हैं, जबकि घरेलू आवश्यकता और इनके आयात के बीच का अंतर कम करने के लिए सरकार कई कार्यक्रम भी चला रही है। केंद्र के अनुसार देश में करीब 48% भूमि का इस्तेमाल खाद्यान्न उत्पादन के लिए होता है। दिल्ली वालों के लिए पानी की बढ़ती मांग उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने से साफ इनकार कर दिया है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि दिल्ली का जितना हिस्सा है, हरियाणा उतना ही पानी देगा। अपने यहाँ यमुना को प्रदूषित रखकर हरियाणा से और ज्यादा पानी की उम्मीद कर रही दिल्ली सरकार को झटका लग सकता है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली को उतना ही पानी देने को कहा है जितना हरियाणा सरकार दिल्ली को दे रही है, जबकि दिल्ली में बढ़ती पानी की मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग की थी, जिस पर आपत्ति जताते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अपने किसानों और अपने लोगों के हक को मारकर हरियाणा दिल्ली को पानी मुहैया नहीं करा सकता। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि दूसरे राज्यों को भी दिल्ली को पानी उपलब्ध कराना चाहिए। आलू की बम्पर पैदावार से किसानों के जख्मों को भरने के लिए केंद्र सरकार ने अच्छी पहल की है। सरकार ने आलू निर्यात पर थोपे गए MAP यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। पहले बाजार और फिर मौसम की मार से परेशान आलू के किसानों को एक बड़ी राहत मिली है। आलू की बम्पर पैदावार को देखते हुए घरेलू बाजार में कीमतें धाराशायी होने से पहले ही सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने आलू निर्यात पर लगाए गए न्यूनतम निर्यात मूल्य के प्रावधान को हटा दिया है। इससे आलू किसानों को उचित और बेहतर मूल्य मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसका असर भी आलू निर्यात पर दिखाई देने लगा है। चालू रबी सीजन में आलू की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे किसानों के लिए केरल में बन रहे कॉल सेंटर की। पॉली हाउस में खेती करके या उस प्रोडक्ट को उत्पाद को जो खेती का उत्पाद है, चाहे जो भी फसल है, उसको वैल्यू ऐड करके मूल्य संवर्धन करके जब बाजार में लेके आते हैं तो वो अधिक आय कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दाल एक बार फिर हमारी आपकी दिक्कतें बढ़ा सकती है। बेमौसम बारिश और घटते रकबे से दलहन की खेती को खासा नुकसान हुआ है, जिसका असर दाल की कीमतों में दिखने लगा है। इस साल रकबा कम होने और बेमौसम बारिश से फसलों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। दलहन के उत्पादन में 8% से ज्यादा कमी आई है। इसका असर अभी से दिखाई देने लगा है। इस महीने अरहर दाल के दाम करीब 15% चढ़ चुके हैं और चना, मूंग, उड़द और मसूर की कीमतों में तेजी का रुख देखा जा रहा है। दालों का उत्पादन कम रहने की आशंका और कीमतों में तेजी पर सरकार की भी नजर है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक चालू फसल वर्ष 2014-15 में दलहन उत्पादन 184.3 लाख टन रहेगा, जो पिछले फसल साल के 197.8 लाख टन से 7% कम है। चीनी की मिठास अब आपको और मीठी लग सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन में जोरदार बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर चीनी की कीमतों पर पड़ सकता है और उसका फायदा आम लोगों को होगा। मौजूदा पेराई सत्र 2014-15 में उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन 56 लाख टन को पार कर गया है, जो पिछले साल के लगभग 50.7 लाख टन के आंकड़े की तुलना में 10% अधिक है। मौजूदा समय में 118 सरकारी चीनी मिलों में से 101 मिलें गन्ने की पेराई कर रही हैं। हालांकि बाकी मिलें पेराई का काम पूरा कर चुकी हैं। भारतीय चीनी मिल के अनुसार भारत में चीनी की मिलों ने अब तक 2.18 करोड़ टन चीनी का उत्पादन किया है। ये पिछले पेराई सत्र की समान अवधि के दौरान 1.938 करोड़ टन की उत्पादन की तुलना में
28 लाख टन अधिक है। देश में उन्नत कृषि और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए केंद्रीय स्तर के अलावा राज्य स्तर पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। केरल सरकार किसानों के लिए कॉल सेंटर बनाएगी। केरल में किसानों को पेशेवर सलाह उपलब्ध कराने के लिए केरल कृषि विभाग एक स्टेट ऑफ द आर्ट कॉल सेंटर स्थापित कर रहा है, जहां किसानों के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। ये कॉल सेंटर 1 महीने में तैयार हो जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि और दुग्ध कृषि के अच्छे तरीके उपलब्ध कराना और उनके संदेहों को दूर करना है। इस समय अधिकारियों की एक टीम किसानों द्वारा पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की सूची तैयार कर रही है और इसके सही उत्तर भी खोजे जा रहे हैं। अभी तक टीम 1 लाख से अधिक संभावित प्रश्नों की सूची तैयार कर चुकी है। देश में तेजी से खेती योग्य जमीनों का आकार घटता जा रहा है, जिसका सीधा असर कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है, जिस पर सरकार के साथ साथ शोध संस्थान और कई संगठन भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। छोटी जोत और कृषि क्षेत्र में हो रहे नवीनतम शोधों से दूर किसानों के लिए खेती लाभदायक नहीं रही, जिसकी वजह से किसान खेती छोड़ दूसरे आर्थिक विकल्पों की तलाश में भटक रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जो किसानों और कृषि विशेषज्ञों के सामने हैं। इन्हीं विषयों को लेकर गौतम बुद्ध नगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका विषय था इनोवेशन इन एग्री बिजनेस, ड्राइवर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विशेषज्ञों की राय है कि अगर नई तकनीक का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो कृषि से अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि किसानों तक नवीनतम जानकारियां पहुंचे और किसान उन्हें अपनाए। सीमांत किसानों के लिए बेहतर आर्थिक मॉडल है, जिसमें कृषि के साथ पशुपालन कर किसान आर्थिक तौर पर अपने को मजबूत कर सकता है। आज अगर आप देखें अपने आसपास जो मॉडर्न तरीके से नवीन तरीके अपना के, जैसे पॉली हाउस में खेती करके या उस प्रोडक्ट को उत्पाद को जो खेती का उत्पाद है, चाहे जो भी फसल है, उसको वैल्यू ऐड करके मूल्य संवर्धन करके जब बाज़ार में लेके आते हैं तो वो अधिक आय कमा सकते हैं। अब बहुत जल्द हम और आप विदेशी सब्जियों और सलाद के स्वाद का लुत्फ उठा पाएंगे। छत्तीसगढ़ के कृषि वैज्ञानिक विदेशी पौधों पर शोध कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि विदेशी सब्जियों में प्रोटीन, विटामिन और खनिज की अधिकता ज्यादा होती है। अब छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों के लोग अमेरिका, चीन, जापान और यूरोपियन देशों की सलाद और सब्जियों का स्वाद ले सकेंगे। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विदेशी पौधों पर शोध किया जा रहा है। इस शोध का मकसद विदेशी पौधों को अपने देश में उगाने का है। विश्वविद्यालय ने रिसर्च और प्रदर्शन के तौर पर औषधीय गुण वाले सलाद और दूसरी सब्जियों की खेती की जा रही है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक इन विदेशी सब्जियों में प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण की अधिकता के साथ साथ औषधीय गुण भी पाए गए हैं। अभी प्रयोग के तौर पर इन सब्जियों का उत्पादन शेड नेट, ग्रीन हाउस और खुले वातावरण में किया जा रहा है। इसका बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाना अभी निश्चित है। उत्तर प्रदेश के किसानों और कृषि शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार कृषि विभाग की मदद से 1000 एग्री जंक्शन बनाने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कृषि विभाग के माध्यम से 1000 एग्री जंक्शन बनाएगी, जहां कृषि शिक्षा हासिल कर चुके युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इन एग्री जंक्शनों में नजदीक के किसानों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाएंगी। एग्री जंक्शनों में नई मंडियों में दुकान देने, निशुल्क बीज, फर्टिलाइजर उपलब्ध कराने के लाइसेंस देने में वरीयता दी जाएगी। हर ब्लॉक में एग्री जंक्शनों को इस तरह विकसित किया जाएगा जिन पर किसानों को कृषि निवेश की संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सभी एग्री जंक्शन पर मृदा टेस्टिंग किट भी दी जाएगी। साथ ही एग्री जंक्शनों में कृषि यंत्र भी किराए के लिए उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार किसानों के हित में कई बड़े फैसले कर रही है। उन्नत खेती की गुण के साथ साथ उनके फसलों को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में केंद्र सरकार देश में 17 मेगा फूड पार्क बनाएगी। किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलाने के मकसद से केंद्र सरकार ने देश भर में 17 मेगा फूड पार्क बनाने का फैसला किया है, जिनमें से एक पार्क वाराणसी में भी बनेगा। केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय 200 करोड़ रुपए की लागत से इन पार्कों का निर्माण करेगी,
जहां किसानों को अपनी फसल, फलों, सब्जियों आदि को बेचने की सुविधा मिलेगी। पार्क में ही गोदाम, विपणन केंद्र आदि बनाए जाएंगे। इसके बनने के बाद किसानों की उपज बर्बाद नहीं होगी, उन्हें उचित मूल्य मिल सकेगा। वाराणसी में मेगा फूड पार्क के लिए जमीन की तलाश की जा रही है और इसके लिए निजी क्षेत्रों में भी आमंत्रण दिया जा रहा है। एक बार फिर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो दिखाएंगे बातों वाला मोबाइल कैसे होगा खेती के लिए फायदेमंद। बातों की दुनिया के अलावा अब मोबाइल दूसरे कई कामों में इस्तेमाल होने लगा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बातों की दुनिया के अलावा अब मोबाइल दूसरे कई कामों में इस्तेमाल होने लगा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नए जमाने का मोबाइल अब खेती में भी कई तरह से मददगार साबित हो रहा है। आइए जानते हैं कैसे। कुछ सालों पहले सिर्फ बात करने के लिए इस्तेमाल होने वाला मोबाइल अब किसानों को उनकी खेती में काफी मददगार साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश के किसान इन दिनों टेक्नोलॉजी की मदद से खेती के कामों में जुटे हैं। दरअसल राज्य सरकार द्वारा जमीन की नपाई के लिए परंपरागत तरीका ही अपनाया जा रहा है। ऐसे में कई बार किसानों की जरूरत पूरी नहीं हो पाती, जिसके बाद अब यहाँ के किसान एक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से जमीन की नपाई कर रहे हैं। साथ ही पाइपलाइन बिछाने के लिए कितने पाइप लगेंगे इसका भी पता लगा रहे हैं। GPS फील्ड एरिया मेजर नाम का ये एप्लीकेशन इंटरनेट के जरिए प्ले स्टोर में डाउनलोड किया जा सकता है। डाकघर के जरिए किसानों को बीज पहुंचाने की योजना की सफलता को देखते हुए सरकार किसानों को दी जाने वाली सुविधा के विस्तार में लगी है। अब जल्द ही 14 राज्यों के 100 जिलों में ये योजना लागू की जाएगी। सरकार द्वारा डाकघरों के जरिए किसानों के दरवाजे तक बीजों की उन्नत किस्मों को पहुंचाने की सेवा के विस्तार के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अब डाकघर की मदद से 14 राज्यों के 100 जिलों को बीज उपलब्ध कराएगी। इससे पहले ये योजना 20 जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना के तहत शुरू की गई थी, जिसकी सफलता के बाद सरकार ने इसके विस्तार का फैसला किया है ताकि देश के ज्यादातर किसान इस सुविधा का फायदा उठा सकें। हजारों क्विंटल गेहूं गायब होने से सबक लेते हुए भोपाल के नागरिक आपूर्ति निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी में हाथ से लिखी पर्चियों से तौबा कर ली है। निगम ने ये गेहूं की खरीद में गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए किया है। भोपाल का नागरिक आपूर्ति निगम अब गेहूं खरीद के दौरान हाथ से लिखी पर्चियां स्वीकार नहीं करेगा। अनाज परिवहन, खरीदी की मात्रा और जमा करने की स्वीकृति पत्र आदि कंप्यूटराइज्ड होंगे, जिसका रिकॉर्ड राजधानी स्थित निगम के कार्यालय में भी दर्ज होगा। इससे गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म होगी और यदि कोशिश भी की गई तो रिकॉर्ड से मिलान कर इसे पकड़ लिया जाएगा। गेहूं खरीदी 25 मार्च से शुरू हो चुकी है। निगम के पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि किस समिति का कितना अनाज किस गोदाम में कब जमा हुआ। गौरतलब है कि पिछले साल रायसेन, होशंगाबाद, श्योपुर, दतिया सहित कई जिलों में खरीदी अधिक और समितियों में गेहूं कम पाया गया था। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी वैकल्पिक ऊर्जा पर तेजी से काम कर रही है। राजस्थान सरकार ने भी बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए नई सौर ऊर्जा नीति जारी की है। राजस्थान सरकार ने ऊर्जा की लगातार बढ़ रही मांग को देखते हुए नई सौर ऊर्जा नीति जारी की है। साथ ही सौर ऊर्जा के लिए कई कंपनियों के साथ बातचीत भी की जा रही है। सरकार 26,000 मेगावाट बिजली के लिए राज्य में सोलर ऊर्जा पार्क लगाने की योजना पर भी काम करेगी। नई ऊर्जा नीति के तहत 5,40,000 बिजली कनेक्शन दिए जाने की योजना है। बिजली से संबंधित समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जहां कोई भी बिजली से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकता है। झारखंड को कुपोषण से मुक्ति दिलाने और राज्य को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। इसके लिए झारखंड को नेशनल डेयरी प्लान में शामिल करने की भी पहल की जा रही है। पूरे देश में झारखंड कुपोषण के मापदंड में दूसरे स्थान पर है। इसीलिए राज्य सरकार दूध उत्पादन बढ़ाकर न सिर्फ कुपोषण से पीड़ित लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है, बल्कि राज्य को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर भी काम कर रही है।
झारखंड सरकार राज्य को नेशनल डेयरी प्लान में शामिल करना चाहती है ताकि गांव के दुग्ध उत्पादकों को दूध संग्रहण प्रणाली में उचित मूल्य मिले। यही नहीं, दूध उत्पादक किसान बिचौलियों के चक्कर से भी बच सकें। झारखंड सरकार डेयरी के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर दूध उत्पादन को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाना चाहती है। हरियाणा सरकार ने गौ संरक्षण गौ संवर्धन कानून बनाने के बाद अब गायों की सुरक्षा के लिए एक और कदम उठाने का फैसला किया है। अब राज्य सरकार गायों के लिए विशेष पहचान नंबर जारी करेगी। हरियाणा सरकार ने गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून बनाने के बाद अब गायों की सुरक्षा के लिए नया कदम उठाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार अब गायों के लिए आधार की तर्ज पर विशेष पहचान नंबर जारी करने की तैयारी में है। हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद UIDAI की तर्ज पर गायों की देसी नस्ल को विशेष पहचान टैग लगाया जाएगा। इस पहचान टैग में आधार नंबर के जैसा 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होगा और इस ID कार्ड को गाय के गले में टांगा जाएगा। इस योजना का मकसद गायों को उनकी पहचान देना, गायों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर नजर रखना है ताकि उनको बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके। भारतीय कृषि खेती के साथ साथ पशुपालन और मुर्गी पालन में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें सरकार के साथ साथ प्रशिक्षण संस्थान भी बड़ी भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने बड़ी पहल की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने मुर्गी पालन पाठ्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किया है, जिसकी अवधि 6 माह रखी गई है, जबकि छात्रों को कोर्स पूरा करने के लिए 2 साल तक का समय दिया गया है। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मुर्गी पालन में रोजगार और आजीविका के अवसरों के प्रति जागरूकता फैलाना और मुर्गी प्रजनन, आवासन, प्रबंधन और पोषण में बुनियादी ज्ञान और तकनीकी दक्षता प्रदान करना है। कुक्कुट पालन में प्रवेश 31 जुलाई तक खुले रहेंगे। पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु और मिजो में उपलब्ध होगा। छात्र क्षेत्रीय केंद्र से फॉर्म और विवरण पुस्तिका पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल ID है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120 498 0000, साथ ही 0011।